हेलो बच्चों, चलिए आज हम लोग मैट्रिक्स का अपना 8वां लेक्चर शुरू करते हैं। आज हम आप लोग को बताएंगे सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, सममित आव्यूह और विषम सममित आव्यूह। ठीक है, क्या हमारी हेडिंग है? सममित आव्यूह तथा विषम सममित आव्यूह। अच्छा, विषम सममित आव्यूह को प्रतिसम्मित आव्यूह भी कहते हैं। इसी को दूसरे वाले का नाम प्रतिसम्मित आव्यूह भी कहते हैं। सममित आव्यूह को इंग्लिश में बोलते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सिमेट्रिक मैट्रिक्स, और इसको बोलते हैं स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, तो ये दो हेडिंग हमें पढ़ना है, तो वन बाय वन देखते हैं। पहले हम चलिए सममित की बात करेंगे, फिर विषम सममित यानी स्क्यू सिमेट्रिक पे बाद में आते हैं। पहले इस पे बात करते हैं। और एक बात ध्यान दीजिएगा कि आज की दोनों हेडिंग है, दोनों स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए है। सममित मैट्रिक्स सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो या स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो, दोनों वर्ग आव्यूह पर परिभाषित है। जैसे इससे पहले के लेक्चर में बताया था परिवर्त, तो परिवर्त में ऐसी कोई कंडीशन नहीं थी, चाहे स्क्वायर हो या ना हो, सबका परिवर्त मिल जाता था, बस रो को कॉलम में चेंज कर दो। लेकिन सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक के लिए फर्स्ट कंडीशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि स्क्वायर मैट्रिक्स होना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो ध्यान दीजिए परिभाषा। ऐसा वर्ग आव्यूह, ऐसा वर्ग आव्यूह जो अपने परिवर्त आव्यूह के बराबर हो, जो अपने परिवर्त आव्यूह के बराबर हो, उसे सममित आव्यूह कहते हैं। कितनी आसान परिभाषा। क्या करना है, बस परिवर्त निकाल लेना बस, लेकिन ध्यान देना है कि वो वर्ग आव्यूह होना चाहिए। ऐसा वर्ग आव्यूह जो अपने परिवर्त आव्यूह के बराबर हो, उसे क्या बोलते हैं? सममित आव्यूह। अर्थात इसी को हम एक सेकंड तरीके से लिख सकते हैं। ये पहली परिभाषा मान लीजिए, सेकंड प्रश्न लिख सकते हैं कि अर्थात दूसरी परिभाषा एक ऐसे लिखें, यदि ए एक वर्ग आव्यूह, यदि ए एक वर्ग आव्यूह इस प्रकार हो कि ए बराबर ए ट्रांसपोज हो जाए। क्या हो जाए? ए बराबर ए ट्रांसपोज हो जाए। ट्रांसपोज बताए थे पहले लेक्चर में, परिवर्त आव्यूह। तो ए को सममित आव्यूह कहते हैं। ठीक है, दोनों परिभाषा जो हमने लिखा दोनों सेम ही है, बस अलग अलग भाषा में लिख दिया। इसको हमने सेंटेंस रूप में लिखा, इसको नोटेशन रूप में लिखा है। बस सीधी सी बात है, ऐसा वर्ग आव्यूह जो अपने परिवर्त आव्यूह के बराबर हो जाए। और परिवर्त निकालना हमने इससे पहले के लेक्चर बताया था, आप परिवर्त निकाल के देखिए, अगर बराबर आ गया तो दैट इज सिमेट्रिक, नहीं तो नहीं है। ठीक है ना, एक एग्जाम्पल लेके देखते हैं। एक एग्जाम्पल, ए बराबर ले लें 1, कुछ भी ले सकते हैं, 1 2 3 2 0 9, ठीक है, 3 9 8। ये हमने एक मैट्रिक्स लिखा और हमें चेक करना है कि ये सिमेट्रिक है। देखिए स्क्वायर है कि नहीं है, सबसे पहले स्क्वायर चेक कर लीजिएगा, क्योंकि अभी तक परिवर्त में तो हम कुछ नहीं चेक करते थे, लेकिन इस चैप्टर में, इस आर्टिकल में आपको चेक करना पड़ेगा। अब हमें ये देखना है कि ये सिमेट्रिक है कि नहीं है। सबसे पहले हम इसका ट्रांसपोज निकालें। ए का परिवर्त आव्यूह निकाल लो, ए का परिवर्त यानी ए ट्रांसपोज निकाल के देखिए तो आपको निकालना आता है। क्या करते थे,
पहली पंक्ति को बना दो पहला स्तंभ, कुछ मत देखो, पहली पंक्ति देखो, इसको लिख दो पहले स्तंभ के स्थान पर, दूसरी पंक्ति देखो, उसको लिख दो दूसरे स्तंभ के स्थान पर, तीसरी पंक्ति देखो, उसको लिख दो तीसरे स्तंभ के स्थान पर, और कुछ मत देखो। और अब जरा देखें कि दोनों बराबर है क्या। ये ए लिखा है, ये ए ट्रांसपोज लिखा है, एक एक एलिमेंट चेक कर लीजिए। देखिए यहाँ पे 1, यहाँ पर 1 लिखा है, यहाँ पे 2, यहाँ पे 2 लिखा है, यहाँ पे 3, यहाँ पे चेक कर लीजिए। ईच करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट आर इक्वल, प्रत्येक संगत अवयव बराबर है। और जब प्रत्येक संगत अवयव बराबर हो, ऑर्डर तो सेम है ही है। यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर अतः ए बराबर ए ट्रांसपोज हो गया, ए बराबर ए ट्रांसपोज हो गया। और यही तो परिभाषा थी कि अगर ए बराबर ए ट्रांसपोज हो तो ए को क्या कहोगे आप, तो ए सममित आव्यूह हो जाएगा, ए सममित आव्यूह होगा। बोलिए कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। अब बात समझिए, जैसे हम आपसे कहें कि और आप एग्जाम्पल बनाइए अपने से ज़रा, तो एक बार वीडियो को पॉज करके अपने ज़रा सोचिएगा इस एग्जाम्पल को देखने के बाद कि हम अपने से एग्जाम्पल कैसे बना सकते हैं। तो बनाने का प्रयास करिए और एग्जाम्पल हम आपको सिखाएंगे कि आप एग्जाम्पल कैसे बनाओगे। देखिए आपने देखा होगा, अब हम बताने जा रहे हैं कि आप एग्जाम्पल कैसे बनाते हैं। एग्जाम्पल बनाने का तरीका सीखिए, आप तुरंत बना सकते हैं। पहले आप आर्डर डिसाइड कर लीजिए, जो भी आपका आर्डर हो, 3x3, 2x2, 4x4, जो भी लेना हो ले लीजिए, ठीक है। मान लो हम 3x3 का एग्जाम्पल बनाने जा रहे हैं। तो अगर आपको सिमेट्रिक मैट्रिक्स का एग्जाम्पल बनाना है तो पहली बात, मुख्य विकर्ण पे जो आपकी इच्छा हो लिख लो। मुख्य विकर्ण पे कोई कंडीशन नहीं, जो इच्छा हो। मान लो हमने यहाँ पे लिख दिया 7, यहाँ लिख दिया 9, यहाँ लिख दिया 8, जो आपकी इच्छा हो। मुख्य विकर्ण पे कोई कंडीशन नहीं है। लेकिन अब ध्यान दीजिएगा कि जो एलिमेंट आप यहाँ पे लिखेंगे वही एलिमेंट यहाँ पे लिखेंगे, और जो एलिमेंट यहाँ पे लिखेंगे वही एलिमेंट यहाँ पे लिखेंगे, और जो एलिमेंट यहाँ पे लिखेंगे वही एलिमेंट यहाँ पे लिखेंगे। हम पॉइंट्स इसलिए समझा रहे हैं कि देखिए यहाँ पर एक पॉइंट बनाया और यहाँ पर भी एक पॉइंट है, तो मतलब ये दोनों सेम होंगे। यहाँ पर 2 पॉइंट, यहाँ पर भी 2 पॉइंट, तो ये दोनों सेम होंगे। यहाँ पर 3 पॉइंट, तो यहाँ पे 3 पॉइंट, तो ये दोनों अवयव सेम होंगे, ठीक है। अब देखिए ऐसा क्यों कहते हैं कि ताकि जब आप देखिए यहाँ पर ये पहली पंक्ति थी, जब आप इसको बनाए पहले स्तंभ पर, तो देखिए यहाँ पर 2 लिखा था, देखिए यहाँ पर भी 2 है, तो वही तो उठ के यहाँ पर आ गया। यहाँ पे देख लीजिए, जो यहाँ पे लिखा है वही यहाँ पे लिखा है, और जो ये लिखा है वही देखिए ये लिखा है, और जो देखिए यहाँ पे लिखा है 9 वही देखिए यहाँ पे लिखा है। बस यही करना है। बस अगर आप ये समझ गए तो कोई दिक्कत नहीं। जो एलिमेंट यहाँ पे लिखो तुरंत वही एलिमेंट यहाँ पे दिमाग में बैठा लो, चाहे तुरंत लिख दो चाहे बाद में लिख देना। अगर यहाँ मान लीजिए आपने 4 लिखा तो यहाँ पर 4 होना चाहिए। यहाँ पर जो एलिमेंट लिखना चाहते हो वही एलिमेंट यहाँ लिखेंगे, चाहे साथों साथ लिख दो और या तो दिमाग में बैठाए रहो। अगर यहाँ पे आप 7 लिखना चाहते हो तो आपको यहाँ भी 7 लिखना पड़ेगा। इसी तरह जो एलिमेंट यहाँ लिखोगे वही एलिमेंट यहाँ लिखोगे, ठीक है ना। अगर मान लीजिए यहाँ पे आप 3 लिखना चाहते हैं तो यहाँ पर भी 3 लिखोगे। ये हमने एग्जाम्पल बनाया और हम कह रहे हैं दावे के साथ कि ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। अगर आपको चेक करना है तो चेक कर लीजिए, तुरंत ए ट्रांसपोज निकालिए, तुरंत आता है। 7 4 7 ये लिख दिया, 7 4 7, 4 9 3 ये स्तंभ 4 9 3 7 3 8 ये लिख दिया। देख लीजिए दोनों बराबर है कि नहीं बराबर है, दोनों बराबर है। इसका मतलब ये सिमेट्रिक है, इसका मतलब ये सिमेट्रिक है, ठीक है। तो कहने का तात्पर्य कि हमने आपको एग्जाम्पल बनाना सिखा दिया है। वेरी सिंपल। क्या करना है कि जो एलिमेंट इस 1 2 स्थान पर लिखो वही 2 1 पर लिखो, जो 1 3 पे लिखो वही 3 1 पे, जो 2 3 पे लिखो वही 3 2 पे लिखो। एक तरह से हम ये कहें आपको कि ये जो इसका मुख्य विकर्ण है, ये मुख्य विकर्ण है, एक तरह देखिए दर्पण का काम कर रहा है। मिरर, दर्पण क्या करता है, इमेज बनाता है। अगर आप दर्पण के सामने खड़े तो आप ही की इमेज बनेगी, दूसरा थोड़ी बनेगी जो है। तो अगर यहाँ पे ये रख दिया हमने मिरर, तो ये 4 की इमेज देखिए 4 बन रही है सामने सामने ना, 4 की इमेज देखिए 4 बन रही है, 4 की इमेज 4 बन रही है।
7 की में देखिए 7 बन रही है, 3 की में देखिए 3 बन रही है। तो कहने का मतलब कि सममित आव्यूह में जो मुख्य विकर्ण होता है वो एक दर्पण की तरह कार्य करता है। तो इसको हम नोट करके लिख देते हैं। एग्जाम्पल तो आप बनाना सीख गए ना, और अपने से बनाइएगा एग्जाम्पल, मज़ा आ जाएगा आपको, एकदम अच्छा लगेगा। मुख्य विकर्ण पे कोई भी एलिमेंट लिखिए, लेकिन अदर एलिमेंट को ध्यान दीजिएगा। जो यहाँ पे लिखे वही यहाँ पर, जो यहाँ पर वही यहाँ, जो यहाँ वही यहाँ। आप स्वतंत्र कुछ भी ले सकते हैं। तो पहले हम क्या कह रहे हैं कि सममित आव्यूह में मुख्य विकर्ण दर्पण मतलब मिरर की भांति कार्य करता है, ठीक है। एक बात ये आपको हमने समझाया एग्जाम्पल लेके। ज़रा दूसरी बात देखिए, तो दूसरी इंपॉर्टेंट बात क्या है, इसी एग्जाम्पल से हम समझा दें आपको, या उससे समझा, दोनों एग्जाम्पल कोई भी। देखिए एक दर्पण का काम तो हो गया। अब ज़रा दूसरा देखिए, यहाँ पर ये एलिमेंट किस स्थान पे लिखा है, ये A12 स्थान पे लिखा है, और ये किस स्थान पे लिखा है, ये A21 स्थान पे लिखा है, ये A13 पे लिखा है, ये देखिए A31 पे लिखा है, और ये A23 पे लिखा है, और ये A32 पे लिखा है, ठीक है। स्थान बता रहे हैं। तो कहने का तात्पर्य है कि 12 और 21 स्थान वाले अवयव सेम है। देखिए 13 और 31 वाले सेम हैं, 23 और 32 वाले सेम है। यानी उसको अगर हम पंक्ति और कॉलम को आपस में उलट दें, 12 को उल्टेंगे तो 21, 12 को उल्टोगे तो 21 बनेगा, 13 को उल्टोगे तो 31 बनेगा। यानी रो और कॉलम को उलट दें तो जो स्थान बनेगा वहाँ के अवयव सेम होते हैं सममित आव्यूह में ऑलवेज। तो हम ये कहना चाहते हैं कि सममित आव्यूह में AIJ बराबर AJI होता है, फॉर एवरी IJ। ये AIJ बराबर AJI, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो सममित आव्यूह में AIJ बराबर AJI, ठीक है। अच्छा, इसी को हम एक दूसरी परिभाषा के रूप में लिखना चाहें तो दूसरी परिभाषा के रूप में लिख सकते हैं, सममित आव्यूह की एक दूसरी डिफिनेशन, मतलब सब वही निकल के आएगा कि यदि A एक वर्ग आव्यूह, ऐसे लिखें, एक सेकेंड, यदि A बराबर इन जनरल फॉर्म में वर्ग आव्यूह लेना है तो यहाँ पे n क्रॉस n, A बराबर दिस, एक वर्ग आव्यूह इस प्रकार हो कि AIJ बराबर AJI, यही कहना चाह रहे थे, AJI इस प्रकार हो कि AIJ बराबर AJI, और किस IJ के लिए, फॉर एवरी IJ। और IJ कहाँ से कहाँ तक है, n तक है। IJ कहाँ से कहाँ तक है, ये n तक है, 1 से लेकर n तक है जो ये, ठीक है। तो हमने ये कहा कि अगर हर बार AIJ निकालें AJI के बराबर हो, जैसे भी हम चेक कर रहे थे, A12 बराबर A21, A13 बराबर A13, सब के लिए बराबर था। तो A को सममित आव्यूह कहते हैं। हमने परिभाषा को 3 प्रकार से तोड़ के बताया है। 2 शुरू में लिखवा दिए थे शुरुआत में ही, और एक ये लिखवा दिया, डिफिनेशन ये भी है। अगर कहीं परिभाषा पूछे तो चाहे आप इसको लिख दो या शुरू में 2 बताए थे उसमें से किसी एक को लिख दो, तीनों सेम हैं, बस भाषा अलग अलग है, ठीक है। इसको हम जानबूझ के बताए हैं क्योंकि इसको भी कभी कभी यूज करते हैं, ठीक है। तो एक डिफिनेशन ये हो गई। एक चीज़ और, कंफ्यूज मत होना, हमने पिछले लेक्चर में ये बताया था कि अगर A है और A ट्रांसपोज है, ध्यान दीजिएगा, फिर से एक बार देख लीजिएगा, वहाँ पर A है, A ट्रांसपोज है, तो जो समुच्चय आव्यूह A का जो IJth एलिमेंट है और जो यहाँ का
जे आई एलिमेंट है, ये दोनों बराबर होते थे। यहाँ का ए आई जे, ये आई जे एथ एलिमेंट ए का है और ये ए जे आई एलिमेंट किसका है, ए ट्रांसपोज का है। तो ये दोनों तो ऑलवेज इक्वल होते हैं, ये ए का है, ये ए डैश का है। लेकिन यहाँ पे कंफ्यूज मत होना भैया, यहाँ पर ए आई जे और ए जे आई ये दोनों ए के एलिमेंट हैं। यहाँ पर ये वाला ए का था, यहाँ वाला ये ए टी का था, ए ट्रांसपोज का था। और ए का आई जेथ एलिमेंट ऑलवेज इक्वल टू आई जे आई एलिमेंट ऑफ ए ट्रांसपोज, तो वहाँ तो ऑलवेज है। लेकिन अगर किसी समुच्चय किसी आव्यूह ए में, किसी वर्ग आव्यूह ए में आई जेथ एंड जे आई एलिमेंट आर सेम, देन ए इज कॉल्ड बाई सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो इन दोनों में कंफ्यूज मत होना कि आप पे बताए थे पिछले लेक्चर में वहाँ भी ए आई जे बराबर ए जे आई। भैया ध्यान दीजिए, यहाँ का ए आई जे ए का है, ए जे आई ए ट्रांसपोज का है, अलग अलग वहाँ मैट्रिक्स है। लेकिन यहाँ पर ये दोनों एक ही मैट्रिक्स की बात हो रही है। किसी एक वर्ग आव्यूह में यदि ए आई जे बराबर ए जे आई, तब ए सिमेट्रिक होगा। ठीक है, कंफ्यूज मत होइएगा जो है। तो ये हो गया सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, वेरी सिंपल डिफिनेशन, वेरी सिंपल एग्जाम्पल। ट्रांसपोज निकालो, बराबर हो जाए तो सिमेट्रिक है। एग्जाम्पल बनाना है, हमने बता दिया कि मुख्य विकर्ण पे जो आपकी इच्छा हो लिख दो, और उसके अलावा एलिमेंट लिखने में सावधानी, जो 1-2 स्थान पे लिखना वही 2-1 पर लिखना, जो 1-3 स्थान पे लिखना वही 3-1 पे लिखना, जो 2-3 पे लिखना वही 3-2 पे लिखना। ठीक है, तो ये एग्जाम्पल एंड डिफिनेशन हो गई। अब इस पे आधारित कुछ प्रश्न या थ्योरम। ठीक है, ठीक है, देखिए फर्स्ट, यदि ए तथा बी दो सममित आव्यूह हों, लेकिन एक बात और है, समान कोटि के होने चाहिए, क्योंकि हमें जोड़ना घटाना है तो जोड़ने घटाने में समान कोटि होना चाहिए। ए तथा बी दो समान ऑर्डर, समान कोटि की, समान कोटि के लिख देते हैं, के दो सममित आव्यूह हैं। यदि ए तथा बी दो समान कोटि के सममित आव्यूह हों तो सिद्ध कीजिए, तो सिद्ध कीजिए। नंबर फर्स्ट क्या सिद्ध करना है? सिद्ध करना है कि ए प्लस बी भी सममित होगा, सममित होगा। नंबर सेकंड क्या प्रूफ करना है? ए माइनस बी भी सममित होगा। बहुत आसान है। ठीक है, ए और बी दोनों सममित दिया है और सिद्ध करना है आपको कि उनका योगफल भी सममित होगा, और सेकंड क्वेश्चन उसका अंतर भी सममित होगा। कैसे प्रूफ करेंगे देखिएगा। पहले हम फर्स्ट वाला प्रूफ करेंगे। अच्छा, सममित इस प्रूफ करने से पहले हमें आपको कुछ याद दिला दें। पिछले लेक्चर में हमने आपको बताया था कि ए प्लस बी का ट्रांसपोज क्या होता है। याद करिए, ये होता है ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज। ए माइनस बी का ट्रांसपोज क्या होता है? अभी लास्ट टाइम में प्रूफ किया था, ए ट्रांसपोज माइनस बी ट्रांसपोज। ए ट्रांसपोज के ट्रांसपोज क्या होता है? स्वयं ए के बराबर होता है। के इंटू ए ट्रांसपोज क्या होता है? के इंटू ए ट्रांसपोज। और प्रोडक्ट का ट्रांसपोज क्या होता है? ट्रांसपोज ऑफ देयर रिवर्सल रूल, बी डैश इंटू ए डैश। अड़ा पलट जाता है। तो ये हमने लास्ट लेक्चर पे आपको बताया था, इसी का हमें यूज करना है। अगर ये फार्मूला आपको याद है तुरंत अभी देखिए, हम तुरंत प्रूफ कर देंगे इसको, कोई दिक्कत नहीं होने पाएगी। ठीक है, बस इन पांचों को आप याद रखिए। बस जैसे पहला हमें प्रूफ करना है कि हमें सिद्ध करना है कि ए प्लस बी सममित होगा। ज़रा बताइए, कोई आव्यूह कब सममित होता है? जब वो अपने ट्रांसपोज के बराबर हो। तो अगर हमें ए प्लस बी को सममित प्रूफ करना है, हमारा क्वेश्चन क्या है? हमारा क्वेश्चन है कि ए प्लस बी सममित है। ये हमारा क्वेश्चन मार्क है, ये हमें सिद्ध करना है। या ऐसे लिख ही देते हैं कि सिद्ध करना है, सिद्ध करना है कि ए प्लस बी सममित है। ठीक है, सममित है। तो देखिए हम क्या करेंगे, बहुत आसान है। हम इसका ट्रांसपोज निकालें।
आप जानते हो ना परिभाषा कि ए को सममित कब बोलते हो, बोलो ए को सममित कब बोलते हो, जब ए और ए ट्रांसपोज दोनों बराबर हो जाए, यानी किसी का ट्रांसपोज निकालें और वो स्वतः उसी के बराबर हो जाए तो बोलते हैं कि वो सममित है। वेरी सिंपल। तो अगर हमें ए प्लस बी को सममित दिखाना है तो हम देखिए ए प्लस बी का ट्रांसपोज निकालें, देखिए बहुत आसानी से देखिएगा, ये इसका ट्रांसपोज निकालने जा रहे हैं। सूत्र सामने लिखा है, योगफल का ट्रांसपोज क्या होता है, अलग अलग ट्रांसपोज लगा देते हैं जी। अच्छा थोड़ा सा और थोड़ा ढंग से लिखने का प्रयास करें। पहला सवाल है, बहुत जल्दीबाजी नहीं जो है, देखिए इसको हमें सिद्ध करना है। प्रश्नानुसार क्या दिया है, पहले ये थोड़ा सा देखो। प्रश्नानुसार दिया है कि ए तथा बी सममिताभ्यु है, और बताइए अगर ए सममित है इसलिए ए अपने ट्रांसपोज के बराबर होगा ना, ए ट्रांसपोज बराबर ए, चाहे डैश लिख दे या टी लिख दे बात एक ही है, ए डैश बराबर ए हो जाएगा तथा बी डैश बराबर बी हो जाएगा। सममित में क्या होता है, वो अपने ट्रांसपोज के बराबर होता है। ट्रांसपोज को टी से भी लिख सकते हैं, डैश से भी लिख सकते हैं। इसको समीकरण फर्स्ट मान के छोड़ दें। अब हम क्या निकालें, जो हमें निकालना था नाउ, अब हम निकालें ए प्लस बी का ट्रांसपोज निकालें, ए प्लस बी का ट्रांसपोज निकालें जी। सूत्र सामने लिखा है, ए डैश प्लस बी डैश। ये लाइन कहाँ से आई, बोलोगे ट्रांसपोज की परिभाषा से, ठीक है, परिवर्त की परिभाषा से, जो पिछले लेक्चर में बताया गया था, ठीक है। अब सेकंड, ए डैश बराबर ए होगा, क्यों होगा, क्योंकि ए सममित दिया है। बी डैश बराबर बी होगा, क्यों होगा, क्योंकि बी सममित दिया है। कारण क्या लिखोगे, ए तथा बी सममित है, इस कारण से सममित है। और अब देखिए आप ए प्लस बी का ट्रांसपोज निकाले, ए प्लस बी के बराबर आ गया। और अगर कोई मैट्रिक्स अपने ट्रांसपोज के बराबर हो तो इसका मतलब वो सममित है। अतः ए प्लस बी सममित होगा। कितना आसान है, 2 लाइन का प्रूफ है, सिद्ध हो गया, ठीक है। इसी प्रकार अगर आपको अंतर वाला सिद्ध करना है, अंतर वाला वो भी एकदम सिंपल है। ए माइनस बी का ट्रांसपोज निकालिए, ए माइनस बी का ट्रांसपोज निकालिए, तो ए माइनस बी का ट्रांसपोज और अंतर का ट्रांसपोज क्या होता है, अलग अलग ट्रांसपोज निकाल के अंतर कर देते हैं। सामने लिख दोगे परिवर्त की परिभाषा से, परिवर्त की परिभाषा जो पिछले लेक्चर में बताए थे परिभाषा। अब ए ट्रांसपोज बराबर ए, क्यों, क्योंकि ए बी दोनों सममित दिया है। बी डैश बराबर बी, कारण क्या लिख दोगे, ए तथा बी सममित है, और सममित है तो अपने परिवर्त के बराबर होगा ना। ए डैश बराबर ए हो जाएगा, बी डैश बराबर बी हो जाएगा। यहाँ पर भी देखिए ए माइनस बी का ट्रांसपोज बराबर ए माइनस बी, यानी ए माइनस बी अपने परिवर्त के बराबर हो गया कि नहीं हो गया, इसलिए ए माइनस बी भी देखिए सममित हो गया। आसान प्रूफ, सममित है, ठीक है। तो आप कह सकते हो कि अगर 2 मैट्रिक्स सममित हैं तो उनका योगफल और उनका अंतर भी सममित होता है। प्रूफ बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन इसको हम यूज करेंगे, जो है इसका प्रूफ नहीं आता है लेकिन ये यूज करेंगे, ठीक है। सेकंड थ्योरम हमारी क्या होगी, सेकंड थ्योरम, अगर ए सममित है तो k इंटू ए भी सममित होगा। यदि ए एक सममित आव्यूह है, एक सममित आव्यूह हो तो सिद्ध कीजिए k इंटू ए भी सममित होगा। जहाँ k क्या है, k कोई अदिश राशि है, अदिश राशि। देखिए ये भी बहुत सिंपल है, बहुत दिमाग नहीं लगाना है। आपको सिद्ध करना है कि k सममित है, तो जिसको सममित दिखाना उसका ट्रांसपोज निकालते हैं कि नहीं निकालते हैं। तो इसी का ट्रांसपोज निकालो, इसका ट्रांसपोज निकालो। देखिए ये फार्मूला लिखा है, ये के ए का ट्रांसपोज क्या होता है, के इंटू ए ट्रांसपोज। कारण क्या लिखोगे, परिवर्त की परिभाषा से, इसलिए सब सामने लिख दिया ना, इसीलिए परिवर्त की परिभाषा से, ठीक। अब देखिए
ए डैश के स्थान पर हम ए लिख सकते हैं कि नहीं? क्यों? क्योंकि ए तो सममित दिया ही है ना, ए सममित है, और जब सममित है तो अपने परिवर्त के बराबर नहीं हो जाएगा? हो जाएगा। अब देखिए के ए का परिवर्त बराबर के ए, यानी कोई आव्यूह का परिवर्त अपने बराबर हो गया, इसलिए के सममित होगा। ठीक है, तो जोड़ हो गया, घटाना हो गया, और किसी अदिश से गुणा हो गया। सम भी उनका सिमेट्रिक होगा, और उनका डिफरेंस भी होगा, और स्केलर मल्टीप्लिकेशन भी होगा। अब हम मल्टीप्लाई की बात कर लें। तीसरा थ्योरम, यदि ए तथा बी दो समान कोटि के सममित वर्गाव्यूह हों, समान कोटि के सममित आव्यूह हों। अच्छा, हमने सममित अगर बोल दिया तो वर्ग अंडरस्टूड है, सममित तभी होगा जब वर्ग होगा, इसलिए नहीं लिखे हैं। ए तथा बी दो समान कोटि के सममित आव्यूह हों तो ए इंटू बी तभी सम्मित होगा जब ए तथा बी क्रम विनिमय नियम का पालन करें। क्रम विनिमय नियम का पालन करें, अर्थात क्या हो? अर्थात ए बराबर बी हो। अगर आपको याद हो तो ए इंटू बी अर्थात आव्यूहों में गुणा क्रम विनिमय नियम का पालन सदैव नहीं करता। हमने बताया था एग्जाम्पल लेके, कर भी सकता है, नहीं भी कर सकता, और ना करने का हमने एग्जाम्पल बताया था। तो यहाँ पे कंडीशन ये है कि ऑलवेज तो नहीं करता, लेकिन यदि ए और बी क्रम विनिमय नियम का पालन करे, अर्थात ए बराबर बी हो, तो ए इंटू बी सम्मित हो जाएगा। बात समझिए, ए इंटू बी ऑलवेज सम्मित नहीं होगा। अगर ए सम्मित है, बी सम्मित है, तो ए इंटू बी ऑलवेज सम्मित नहीं होगा। कब सम्मित होगा? जब ए और बी क्रम विनिमय नियम का पालन करेंगे, अर्थात ए बराबर बी हो। ठीक है, तो ये इसको हम प्रूफ करने जा रहे हैं। क्या क्या दिया है देखिए, यहाँ पे ए तथा बी सम्मित आव्यूह हैं, इसलिए ए डैश बराबर ए भी हो जाएगा, बी डैश बराबर बी भी हो जाएगा। एक बात हमें ये पता है। और क्या दिया है? ए बराबर क्रम विनिमय नियम का पालन करें, अर्थात इसका मतलब होता है ए बी बराबर बी ए। गलत लिख दिए थे, क्रम विनिमय का मतलब होता है ए बी बराबर बी ए होता है। आपको पता है, हमने बताया था पहले ये। तो और क्या क्या दिया हमें? और दिया है कि ए बी बराबर बी ए, ये भी दिया है। तो हमें इतनी बातें पता है, इसको हम समीकरण सेकंड बोल दें। क्या क्या पता है? ए सम्मित है तो ए डैश बराबर ए हो जाएगा, बी सम्मित है तो बी डैश बराबर बी हो जाएगा, सम्मित की परिभाषा से। दूसरी बात क्या दिया है कि वो क्रम विनिमय नियम का पालन करते हैं, तो क्रम विनिमय नियम का पालन करेंगे, अर्थात उनके क्रम को बदलेंगे तो मान में परिवर्तन नहीं होगा, अर्थात ए बी बराबर बी हो जाएगा। अब देखिए हमें सिद्ध क्या करना है, अपने सवाल पे आ जाए। सिद्ध क्या करना है ज़रा बोले तो? सिद्ध करना है कि ए बी सम्मित आव्यूह होगा, ए बी सम्मित होगा, सम्मित आव्यूह होगा। ठीक है ना? कैसे चेक करेंगे बताइए? किसी को सम्मित कैसे दिखाते हैं? हम उसका क्या निकालते हैं? उसका ट्रांसपोज निकालते हैं, और अगर उसका ट्रांसपोज निकालें और वही आ जाए तो सम्मित हो जाएगा। तो इसके लिए देखिए, इसके लिए क्या करेंगे? आता है हम ए बी का ट्रांसपोज निकालने जा रहे हैं। ए बी का ट्रांसपोज बराबर कैलकुलेट करने जा रहे हैं। अच्छा देखिए, तो फार्मूला सामने लिखा ही, ये फार्मूला लिखा है। ए इंटू बी का ट्रांसपोज क्या होता है? बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज होता है कि नहीं होता है? कारण क्या लिखोगे? परिवर्त की परिभाषा, ट्रांसपोज की परिभाषा लास्ट लेक्चर बताए थे। परिवर्त की परिभाषा से ये लाइन आई है। ठीक है, अब देखिए तो बी डैश के स्थान पर बी लिख सकते हैं कि नहीं? लिख दिया हमने। ए डैश के स्थान पर ए लिख सकते हैं कि नहीं? लिख दिया। कारण क्या लिखोगे? ए तथा बी दोनों क्या है? सम्मित है, इसलिए अपने परिवर्त के बराबर है भैया, लिख दिया।
अब देखिए बी ए के स्थान पर ए बी लिख सकते हैं कि नहीं, लिख दिया। क्यों लिख दिया? क्योंकि क्रम विनिमय नियम दिया है, क्रम विनिमय नियम दिया है कि पालन करते हैं ये। तो इसी तीनों कारण से देखिए हम ए बी का ट्रांसपोज निकाले और देखिए ए बी के बराबर आ गया। जिसका ट्रांसपोज निकाल रहे हैं वही आ रहा है, और अगर कोई अपने ट्रांसपोज के बराबर हो जाए तो उसी को तो सममित बोलते हैं। तो बताइए ए बी सममित हुआ कि नहीं हुआ? तो लिख सकते हैं कि नहीं? अतः ए इंटू बी सममित होगा। तो गुणनफल बता दिया। लेकिन एक बात याद रखिएगा, हमने कहा था कि अगर ए सममित है बी सममित है, बात सुनिए, अगर ए सममित है बी सममित है तो ए प्लस बी ऑलवेज सममित, विदाउट एनी कंडीशन। ए माइनस बी ऑलवेज सममित। ए सममित है तो के इंटू ए ऑलवेज सममित। लेकिन अगर ए सममित है बी सममित है तो ए इंटू बी ऑलवेज सममित नहीं होगा। कब सममित होगा? जब ए बी बराबर बी ए। इसलिए ये वाला लास्ट वाला थ्योरम इम्पॉर्टेंट हो जाता है। ये तो ऑलवेज वाले हैं, लेकिन गुणनफल कब सममित होगा? जब गुणन क्रम विनिमय नियम का पालन करे तभी, अन्यथा नहीं। ठीक है भैया, समझ में आया? कोई दिक्कत तो नहीं किसी को? अब देखिए एक और इम्पोर्टेंट बात, एक और इम्पोर्टेंट थ्योरम, शायद नंबर 5 है क्या? नंबर 5 है। 1 2 3 4 5 एक, हाँ नहीं, हाँ ठीक है, शायद 4 ही नंबर है। पहला मैं दोनों बता दिए थे, फिर के वाला, फिर ये चौथा है। ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट, ज़रा देखिए। तो हम ये कह रहे हैं कि यदि ए एक वर्गाव्यू हो, एक वर्गाव्यू हो तो ए प्लस ए डैश सदैव सममित आव्यूह होता है। ये इम्पॉर्टेंट है। हमने देखिए सिर्फ ए के बारे में क्या बोला है कि ये एक वर्ग आव्यूह है, बस हमने सममित नहीं कहा। इससे पहले के थ्योरम में हम बोलते थे कि ये सममित है, लेकिन यहाँ पे हम क्या कहें कि ए एक वर्ग आव्यूह है। ए एक वर्ग आव्यूह है तो दिस मैट्रिक्स ए प्लस ए डैश इज ऑलवेज, बात समझिएगा, प्रूफ बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। प्रूफ अभी आप देखोगे 2 लाइन में हो जाएगा, लेकिन ये आपको याद करना। जैसे अलजेब्रा में आप पढ़ते हो ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर का प्रूफ बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। ए प्लस बी का होल स्क्वायर का प्रूफ आपको करना है तो कैसे करोगे? ए प्लस बी 2 बार लिख गुणा कर दो, आ जाएगा जो आप जानते हो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो प्रूफ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन बताओ ये जो फार्मूला आप लोग रटे हो, ये फार्मूला कितना इंपॉर्टेंट है अलजेब्रा के लिए। हमेशा यूज होता रहता है, लगभग हर चैप्टर में यूज होता है। तो कभी कभी क्या होता है कि प्रूफ इंपॉर्टेंट नहीं होता, लेकिन उसका एप्लीकेशन यूज होता है, वो प्रश्नों में यूज होता है। तो वही बात ये है, अभी आप देखो कि प्रूफ बहुत कठिन नहीं है, लेकिन एज ए रूल, एज ए स्टेटमेंट इसको याद करना वेरी इंपॉर्टेंट है। ये आगे यूज होता रहेगा। हमेशा एक सवाल आता है कि एक आव्यूह लेके एक सममित आव्यूह अपने से बनाइए जो है, ठीक है। तो कैसे करेंगे? पहले हम इसको प्रूफ कर दें कि ये सममित आव्यूह होता है कि नहीं होता। बस एक वर्ग आव्यूह दिया है बस, ठीक है। अब देखिए क्या सिद्ध करना है आपको कि ए प्लस ए डैश सममित आव्यूह होगा, सममित आव्यूह होगा, यही सिद्ध करना है हमें। तो फिर वही बात, जिसको सिद्ध करना है उसका ट्रांसपोज निकालिए। देखिए जिसका सिद्ध करना है उसका ट्रांसपोज निकालिए, और अगर अपने के बराबर हो जाए तो सिद्ध हो जाएगा। तो योगफल का ट्रांसपोज देखिए क्या होता है, अलग अलग ट्रांसपोज लगा दो। पहले ए में ट्रांसपोज लगाओ और फिर ए डैश में ट्रांसपोज लगाओ। एक मैट्रिक्स ये, एक मैट्रिक्स ये, दोनों में ट्रांसपोज लगा दिया। ए डैश लिखा है। ये लाइन कहाँ से आई? ये लाइन लिखोगे परिवर्त की परिभाषा से, ये लाइन आई है, ये लाइन परिवर्त की परिभाषा से। और ए डैश का डैश ये देखिए सामने ही लिखा है, स्वयं में होता है। ये लाइन कहाँ से आई? ये भी परिवर्त की परिभाषा से, लास्ट लेक्चर बताए थे। अब बताइए, हमने शुरू में बताया था कि आव्यूहों का योगफल
क्रम विनिमय नियम का पालन करता है। चाहे आप a प्लस बी बोलिए, चाहे b प्लस ए, तो इसको क्रम चेंज कर दिए, चाहे a डैश प्लस ए बोलिए, चाहे a प्लस ए डैश बोलिए, ये क्रम विनिमय नियम है, क्रम बदल दिया। ठीक है, अब बताइए a प्लस ए डैश का ही तो ट्रांसपोज निकाल रहे थे, तो वही आ गया। तो इसका मतलब क्या हुआ, अतः a प्लस ए डैश सदैव एक सममिताभ्यु होगा। तो इसको आप दिमाग में बैठा लीजिएगा कि a प्लस ए डैश ऑलवेज सममिताभ्यु होता है। कब? जब a एक वर्गाभ्यु है। ठीक है, तो ये हो गया सममिताभ्यु। इस पे आधारित कुछ थ्योरम भी हो गई, एग्जाम्पल हो गया। अब हमारी अगली हेडिंग क्या थी, उस पे आ जाते हैं। वो था विषम सममित था। क्या था? विषम सममित, या इसी को प्रतिसम्मित भी बोलते हैं। इंग्लिश में बोले थे स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, इसकी परिभाषा क्या है, देखिए, ऐसा, ये भी वर्गाभ्यु होना चाहिए, ऐसा वर्गाभ्यु जो अपने परिवर्त अभ्यु के ऋणात्मक मान, निगेटिव मान, ऋणात्मक मान के बराबर हो। ऐसा वर्गाभ्यु जो अपने परिवर्त अभ्यु के ऋणात्मक मान के बराबर हो, उसे विषम सममित अभ्यु कहते हैं। उसे विषम सममित अभ्यु कहते हैं। अर्थात हम ये कहें इसी विधुरासा में कि यदि ए एक वर्ग अभ्यु, वर्ग बोलना जरूरी है, इस प्रकार हो कि a बराबर माइनस ए ट्रांसपोज हो। ठीक है, वहाँ पे a बराबर ए ट्रांसपोज था, यहाँ पे माइनस लगा दिया, ऋणात्मक मान के बराबर हो, तो a को विषम सममित अभ्यु कहते हैं। ठीक है, चाहे ये परिभाषा आप लिख दीजिएगा एग्जाम में आए तो, और चाहे ये दोनों सेम ही हैं। ठीक है, एग्जाम्पल एक देख लेते हैं। 0 2 3 -2 0 -7 -3 और 7 0। ये हमने एक मैट्रिक्स लिखा है और इसको आप चेक करिए कि स्क्यू सिमेट्रिक है कि नहीं है। कैसे चेक करोगे भैया? ऊपर हमने परिभाषा लिखाया कि इसका ट्रांसपोज निकालिए और उसको निगेटिव करिए। ए का ट्रांसपोज निकालिए और उसका निगेटिव करिए, और तब देखिए वो ए के बराबर होता है कि नहीं होता है। तो जो परिभाषा वही निकालने जा रहे हैं। पहले हम ए ट्रांसपोज निकालें। देखिए, ट्रांसपोज तो निकालना आपको आता है। पहली पंक्ति को बना दो पहला स्तंभ, ये बना दिया। दूसरी पंक्ति को बना दो दूसरा स्तंभ, ये बना दिया। एलिमेंट वहाँ देखते जाओ। तीसरी पंक्ति को बना दो तीसरा स्तंभ, ये बना दिया। देख लो, कुछ गलत तो नहीं किया। परिवर्त तो आपको लोग पता ही है, पंक्ति को स्तंभ बनाते हैं, तो सारी पंक्ति को स्तंभ बना दिए। आर्डर देखिए, आर्डर नहीं बदलता है वर्गाभ्यु में परिवर्त करते समय। अब इसको माइनस से ज़रा मल्टीप्लाई करो, इसलिए माइनस ए ट्रांसपोज करो। और किसी अभ्यु का निगेशन बताए थे हम, क्या होता है कि सब में माइनस से मल्टीप्लाई कर दो। सब में माइनस से मल्टीप्लाई कर दो तो ये 0 में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, 0 ही रहेगा। ये 2 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, ये -2 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ये -7 हो जाएगा, ये -3 हो जाएगा, ये 7 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। ये माइनस ए ट्रांसपोज है और ये ए लिखा है। तुरंत देख के बताइए कि ईच करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट आर इक्वल आर नॉट। देखिए, सब बराबर है, एक एक एलिमेंट चेक कर लीजिए, सब बराबर हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि ए बराबर, इसलिए यहाँ पर ए बराबर माइनस ए ट्रांसपोज आ गया। और जब ये हो गया तो इसी को तो बोलते हैं विषम सममिताभ्यु। बोलिए, अब इसलिए ए क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा ए विषम सममित अभ्यु हो गया। विषम सममित अभ्यु है ये। ठीक है, तो विषम सममित क्या होता है कि वो अपने ट्रांसपोज के निगेटिव के बराबर हो, और सममित क्या होता है वो ट्रांसपोज के बराबर हो। अब जैसे वहाँ पे हमने एग्जाम्पल बनाना सिखाया था, तो यहाँ पे एग्जाम्पल कैसे बनाएंगे? देखिए, हम कोई एग्जाम्पल बनाना सिखाना चाहते हैं। सबसे पहले आप क्या करोगे
जैसे हमने वहाँ पे क्या था कि मुख्य विकर्ण पे कोई भी एलिमेंट रख दो, लेकिन यहाँ पे मुख्य विकर्ण पर कोई भी एलिमेंट नहीं रखोगे आप। मुख्य विकर्ण पे यहाँ पे फिक्स है कि 0 ही रखना है। अभी प्रूफ कर देंगे इसको हम। मुख्य विकर्ण पे 0 ही रखोगे और कुछ नहीं रख सकते। मुख्य विकर्ण पे 0, जैसे वहाँ पे हमने बोला था सममित के लिए कि मुख्य विकर्ण पे कोई भी एलिमेंट रख दो, यहाँ पे मुख्य विकर्ण पे 0। ठीक है। अब दूसरी कंडीशन, सममित में क्या बोले थे कि जो यहाँ पे लिखो वही यहाँ पे लिखो, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा दूसरा है, जो यहाँ पे लिखेंगे उसका निगेटिव यहाँ पे लिखेंगे। बात समझिएगा, जो यहाँ पे लिखेंगे उसका निगेटिव। अगर मान लीजिए यहाँ पे हमने -4 लिखा तो -4 का निगेटिव +4 होता है, यहाँ +4 लिख देंगे। और जो यहाँ पे लिखेंगे उसका निगेटिव यहाँ पर लिखेंगे। अगर यहाँ पे हमने 7 लिखा तो यहाँ -7 लिख देंगे, और इस स्थान पर जो लिखेंगे उसका निगेटिव यहाँ लिखेंगे। अगर यहाँ -6 लिखे तो यहाँ +6 हो जाएगा। बोलो, ये तरीका समझ में आया? मुख्य विकर्ण पे 0 और बाकी इन दोनों में संबंध होता है, एक दूसरे का निगेटिव का संबंध, इन दोनों में संबंध, इन दोनों में संबंध होता है। आप चेक कर लीजिए, इसका ए ट्रांसपोज निकाल के माइनस से गुणा कर लीजिए, यही आ जाएगा, आप चेक कर लीजिएगा। ठीक है, तो ये होता है विषम सममित अवयव बनाने का तरीका। मुख्य विकर्ण पे ऑलवेज 0, बाकी कंडीशन बता दिया है। अब जो यहाँ पे मुख्य विकर्ण पे आप एलिमेंट 0 देख रहे हो, देखिए इसको हम प्रूफ कर देते हैं कि क्यों 0 होता है। ठीक है, तो एक थ्योरम बनेगी कि सिद्ध कीजिए विषम सममित। अच्छा, एक बात और पहले बता दें हम, एक बात और पहले ही बता दें, तो नोट करके कुछ लिखवा दे पहले कि विषम सममित अवयव के मुख्य विकर्ण का प्रत्येक अवयव शून्य होता है। आप देख रहे हैं, दूसरा नोट ये बताने जा रहे हैं कि जो यहाँ पर 1 2 स्थान पर है उसका निगेटिव ये है, और जो यहाँ पे 1 3 पे है उसका निगेटिव 3 1 पे है। तो इसको हम कैसे लिखेंगे? इसको हम चाहें तो एक मैट्रिक्स की एक दूसरी डिफिनेशन के रूप में लिख दें, जो है एक दूसरी डिफिनेशन बना दें। जैसे सममित बनाए थे वैसे यहाँ पर एक हम नई डिफिनेशन बना दें। कैसे? देखिएगा, यदि A = Aij n क्रॉस n एक वर्ग अवयव इस प्रकार हो कि Aij बराबर निगेटिव ऑफ ji एलिमेंट Aj। वहाँ पे प्लस था, Aij बराबर Aj सममित में, यहाँ पे निगेटिव। ये देख लीजिए आप, यहाँ पे इसका निगेटिव ये लिखा है, इसका निगेटिव ये लिखा है, इसका निगेटिव ये लिखा है। तो A को विषम सममित अवयव कहते हैं। तो ये भी एक परिभाषा है। तो इसकी भी 3 परिभाषा हो गई। शुरू में 2 बताए थे, एक ये बताए थे, चाहे इसको लिखिए, शुरू के 2 लिखिए। ठीक है, वहाँ पर सममित में Aij बराबर Aj था, और यहाँ पर Aij बराबर -Aj है। ठीक है, अब देखिए जो हम बात कर रहे थे थ्योरम की कि मुख्य विकर्ण का प्रत्येक एलिमेंट 0 होता है, उसको देखिए। थ्योरम क्या है? सिद्ध कीजिए विषम सममित अवयव के मुख्य विकर्ण का प्रत्येक अवयव शून्य होता है। ठीक है, प्रूफ बहुत आसान है, वो कठिन नहीं। देखिए, A = Aij क्या है? ये विषम सममित अवयव है। विषम सममित अवयव है, ये प्रश्नानुसार है ना, प्रश्नानुसार ये विषम सममित है। इसलिए Aij बराबर -Aj होगा। परिभाषा से सामने लिख दोगे, विषम सममित की परिभाषा से
विषम सममित की परिभाषा से, ठीक है। और ये जो आई जे वो प्रत्येक आई जे के लिए है, फॉर एवरी आई जे, चाहे बराबर 1 रखो या 2 रखो या 3, कुछ भी जो इच्छा हो, ये सब के लिए होता है। और जब बताइए जब सबके लिए है तो जब आई बराबर जे हो जाएगा तब भी तो सही माना जाएगा। भाई जब सब आई जे के लिए है तो जब बराबर होगा तो भी सही माना जाएगा। तो अगर हम आई के स्थान पर जे या जे के स्थान पर आई रख दें तो भी ये सत्य माना जाएगा, तो भी सत्य माना जाएगा जब आई बराबर जे हो। भैया जब सब के लिए है तो जब इक्वल होगा तो भी तो होगा। और जब इसको इधर लेके आएंगे तो ये माइनस प्लस जुड़ जाएगा, तो 2 टाइम्स ए आई बराबर 0 हो जाएगा फॉर एवरी आई के लिए। अब जे तो ही नहीं है तो जे नहीं लिख रहे हैं, और 2 चला गया उधर तो ए आई बराबर 0 हर आई के लिए, प्रत्येक आई के लिए। और ज़रा बताओ तो अगर तुम्हें याद हो कुछ लेक्चर पहले की बात है, ए आई इस प्रकार का अवयव कहाँ होता है? मुख्य विकर्ण में होता है। A11, A22, A33 इस प्रकार के एलिमेंट कहाँ पे होता है? मुख्य विकर्ण में होता है। तो ये मुख्य विकर्ण का अवयव है और वो 0 है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि मुख्य विकर्ण का प्रत्येक अवयव शून्य होगा, या हो गया, शून्य हो गया, ठीक है, प्रूफ हो गया। तो थ्योरम भी हो गई, और इसको आप याद भी रखिएगा कि मुख्य विकर्ण का अवयव विषम सममित में हमेशा 0 होता है, ठीक है। तो जैसे सममित अवयव में 4-5 पॉइंट बताए थे, यहाँ पर भी थ्योरम के रूप में 4-5 पॉइंट लिखें जल्दी जल्दी से, एकदम आसान प्रूफ है। वहाँ पे हमने क्या बताया था कि यदि ए तथा बी 2 विषम सममित अवयव हैं तो नंबर फर्स्ट ए प्लस बी भी सममित होगा, विषम सममित होगा, ये भी विषम सममित होगा, इसका अंतर भी विषम सममित होगा, और अगर k कोई नंबर है तो k इंटू ए भी विषम सममित होगा, ठीक है। और इसी में हम लिख देते हैं कि a माइनस ए डैश सदैव विषम सममित होगा। नहीं, इसके लिए तो विषम की ज़रूरत ही नहीं है। तो 3 बात पहले ये समझ लीजिए, हम एक का प्रूफ बताते हैं, बाकी दोनों अपने से करिएगा। जो आसान है, एक का प्रूफ बता दे रहे हैं। जैसे आपको a प्लस बी को विषम सममित दिखाना है, तो चाहे सममित दिखाना हो चाहे विषम सममित दिखाना हो, दोनों केस में आप ट्रांसपोज पहले निकालिए, और अगर उसका ट्रांसपोज उसी के निगेटिव के बराबर हो जाएगा तो विषम सममित हो जाएगा। देखिए हम निकालने जा रहे हैं, हम a प्लस बी का ट्रांसपोज निकालने जा रहे हैं, ये ठीक है। देखिए वो सूत्र लिखा है, तो ये जाएगा a डैश प्लस बी डैश, यानी a ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज। अब a ट्रांसपोज किसके बराबर होगा? माइनस ए के बराबर होगा। क्यों माइनस ए के बराबर होगा? क्योंकि a विषम सममित दिया है ना, तो विषम सममित दिया है तो a ट्रांसपोज बराबर माइनस ए, और b डैश किसके बराबर होगा? माइनस बी के बराबर हो जाएगा। और माइनस कॉमन ले लीजिए तो देखिए माइनस ए प्लस बी आ गया जो है, यानी a प्लस बी का ट्रांसपोज अपने निगेटिव के बराबर हो गया, इसलिए a प्लस बी विषम सममित हो गया, इसलिए a प्लस बी विषम सममित हो गया। ऐसे ही माइनस वाला भी कर लीजिएगा, एकदम आसान है, इसको भी कर लीजिएगा, एकदम आसान है। सबका निकालिएगा ट्रांसपोज, सामने सूत्र लिखा हुआ है, और सब अपने निगेटिव के बराबर हो जाएंगे। और जैसे ही निगेटिव के बराबर हो गए तुरंत बोल देना कि ये तो विषम सममित हो गया जो है, ठीक है। एक और दूसरी थ्योरम, ये इम्पोर्टेंट, यदि a एक वर्ग अवयव है, एक वर्ग अवयव है तो a माइनस ए डैश सदैव विषम सममित होता है। a वहां पर अवयव था तो a प्लस ए डैश सदैव सममित था, a माइनस ए डैश सदैव विषम सममित होगा। इसका भी प्रूफ एकदम आसान है, तुरंत देख लीजिए। जिसको भी चेक करना हो उसका ट्रांसपोज निकालिए, ये सामने फार्मूला लिखा है, तो a डैश माइनस ए डैश का डैश, ए डैश माइनस ए डैश का डैश यही होता है, माइनस कॉमन निकाल लीजिए तो ये हो जाएगा a माइनस ए डैश। ज़रा देखिए तो इसी का ट्रांसपोज अपने निगेटिव के बराबर आया, इसलिए
ए माइनस ए डैश विषम सममित हो गया, विषम सममित हो गया, जो है विषम सममित आव्यूह। ठीक है, तो ये जो है विषम सममित आव्यूह की बात हो गई। जो है हमने कहा था कि a प्लस ए डैश ऑलवेज सिमेट्रिक, इस दोनों को याद करिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये ऑलवेज सिमेट्रिक और ये ऑलवेज स्क्यू सिमेट्रिक यानी विषम सममित। अब एक थ्योरम और इस पर, थर्ड हम बोले कि यदि a तथा b विषम सममित आव्यूह हो, विषम सममित आव्यूह हो, तो a इंटू बी सममित आव्यूह होगा, सममित आव्यूह होगा यदि और केवल यदि ए बी बराबर बी ए। वहाँ पे हमने क्या बताया था कि अगर ए और बी सममित आव्यूह हो तब इसको प्रूफ करवाए थे। यहाँ बोल रहे हैं कि ए और बी विषम सममित हो तो भी ए बी सममित आव्यूह हो जाएगा। कहने का तात्पर्य यह है कि वहाँ वाले सवाल में हमने बताया था कि अगर ए और बी सममित है तब ए बी को सममित प्रूफ करवाए थे। अब हम बोल रहे हैं कि विषम सममित है ए बी तो भी ए बी सममित ही होगा। कहने का मतलब, प्रूफ अपने से करिएगा, एकदम आसान है। कहने का मतलब ये है कि ए बी सममित हो चाहे विषम सममित हो, ए बी सममित हो चाहे, दोनों की बात कर रहे हैं, ए और बी दोनों सममित हो या दोनों विषम सममित हो, ए इंटू बी सममित ही आएगा। कब? जब ए बी बराबर बी ए हो, यानी क्रम विनिमय नियम हो। ठीक है, तो इसको करिएगा अपने से, एकदम आसान है। आपको प्रूफ करना है कि ए बी सममित है, तो इसका ट्रांसपोज निकाल के देख लीजिए। 2 लाइन हम कर ही दे रहे हैं। ए बी का ट्रांसपोज निकालिए, सामने सूत्र लिखा है, बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज। बी ट्रांसपोज किसके बराबर हो जाएगा? माइनस बी के बराबर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि बी विषम सममित है। ए ट्रांसपोज किसके बराबर हो जाएगा? माइनस ए के। क्यों? क्योंकि ए भी विषम सममित दिया है और माइनस माइनस प्लस होता है, ये बी ए हो गया, ये बी ए हो गया। और बी ए बराबर ए बी लिख सकते हैं कि नहीं? क्यों? क्योंकि ये दिया है क्रम विनिमय नियम। तो देखिए तो जरा, ए बी का ट्रांसपोज ए बी के बराबर आया कि नहीं आया? तो इसलिए ए बी क्या आ गया? ए बी सममित आ गया। तो कहने का मतलब ये है कि ए बी चाहे सममित हो चाहे विषम सममित हो, उनका गुणनफल ए बी ऑलवेज सममित ही होगा। ऑलवेज नहीं, सममित होगा, लेकिन कब? जब वो क्रम विनिमय नियम का पालन करेगा तो। ठीक है।